साथियों, आज हम कई दिनों से वीडियो बना रहे हैं और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। डी ग्रुप के एग्जाम आ रही है, इसलिए हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना एवं इससे संबंधित मुख्य तथ्यों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया भाई इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए हमारे टॉपिक के ऊपर सीधा के सीधा आता हूँ। मात्र 2 स्लाइडों के अंदर हम भारत की जनगणना का संपूर्ण जानकारी एक ही पेज के ऊपर हम 1 से 2 पेज के ऊपर हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जिन भाइयों का पहले पढ़ा हुआ वो इसको रिवीजन के रूप में ले सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की जनगणना एवं उससे संबंधित मुख्य तथ्य के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 के अंदर, यानी कि सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 के अंदर। और ये इस समय जो वॉइस राय थे वो कौन था? लॉर्ड मेयो था। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये क्या थी कि परमानेंट, ये नियमित रूप से नहीं थी। तो नियमित रूप से सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई सन 1881 में और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय क्या हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट याद हो गए होंगे शायद कि सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के काल में, उसके बाद नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के काल में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना। तो सीधी सी बात है, स्वतंत्रता कब हुई थी? तो 1947 में हमको आजादी मिली थी। तो उसके बाद पहली जनगणना कब होगी? तो इस यदि नियम के अनुसार देखें तो हम 81, 91 फिर 1901, तो इस हिसाब से हम चलते जाएं तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब होगी? तो पहली जनगणना होगी 1951 के अंदर। चलिए बात कर लेते कि महान विभाजक वर्ष, यानी जब जनसंख्या के अंदर बहुत ही तेजी से गिरावट हुई थी। ये इसका सबसे मेन कारण क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसका मेन कारण, और 2-3 अन्य बीमारियों के कारण भी, यानी कि महामारियों के कारण भी ऐसा हुआ था। तो महान विभाजक वर्ष की हम यदि बात करते हैं तो महान विभाजक वर्ष कौन सा होगा? तो महान विभाजक वर्ष होगा 1921 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जनगणना किस सूची का विषय है, अनुच्छेद कौन सा है जो संविधान से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची जनगणना किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? जनगणना तो आती है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जनगणना किस सूची का विषय। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न देखने को मिलता है कि जनगणना किस सूची का विषय है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये संघ सूची का विषय है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना से संबंधित तथ्य के बारे में। लेकिन उससे पहले और कुछ जानकारी दे देते कि फर्स्ट जनगणना का कमिश्नर कौन था? तो ये था डब्ल्यू पोल्डेन। ठीक है, यह भी एक सीधा सा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनगणना का कमिश्नर कौन था? तो डब्ल्यू पोल्डेन। अब स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र भारत के फर्स्ट जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपालास्वामी। ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत के फर्स्ट जनगणना आयुक्त, यानी 1951 के समय जब जनगणना हुई तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपालास्वामी। अब बात कर लेंगे फर्स्ट जातिगत आधारित जनगणना, यानी फर्स्ट जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में। ठीक है, महान विभाजक वर्ष कब था? तो 1921 में था। उसके बाद जातिगत आधार पर कब हुई थी? उसके 10 साल बाद, यानी कि 1931 के अंदर क्या हुई थी? जातिगत आधारित फर्स्ट जनगणना आयोजित की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी। तो यदि शुरुआत से हम देखें तो यह है 15 नंबर की जनगणना है। और यदि स्वतंत्रता के बाद की हम बात करते हैं तो ये कौन से नंबर की जनगणना है? ये 7वें नंबर की जनगणना है। दूसरी बात करते हैं 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो यह आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है,
ये सीधा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट हम बात कर ले तो 2011 की जनगणना का शुभंकर, जो कि आपको थंबनेल में भी देखने को मिला होगा, यानी कि परगणक शिक्षिका। किसकी बात कर रहा हूँ, परगणक शिक्षिका, इसका क्या था, शुभंकर था। जैसे कि नमामि गंगे योजना का है क्या, चाचा चौधरी, इसी प्रकार इसका क्या है, परगणक शिक्षिका। जैसे टोप्यो ओलंकी में सोमेटीर मेराई तो वह थे, इसी प्रकार इसका शुभंकर क्या था, परगणक शिक्षिका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनगणना आयुक्त। तो 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कौन थे, सी चंद्रमौली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसकी बात होगी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2011 में लिंगानुपात कितना था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कौन से राज्य का अधिक लिंगानुपात था और कौन से का कम था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंगानुपात की बात करते हैं, तो ये लिंगानुपात था 1943, हजार पुरुषों के ऊपर 1943 लड़कियां थी। अब बात कर लेते हैं कि हम 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी। तो कुल जनसंख्या कितनी थी, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या थी। अब बात करें तो विश्व के अंदर जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारतीय जनसंख्या है, तो यह कितनी है, 17.5%। ठीक है, कितनी है, 17.5%। अब बात कर लेते हैं हम पुरुष जनगणना की, यानी कि पुरुष की कितनी जनसंख्या थी, तो ये कितनी थी, 62.32 करोड़। ठीक है, लगभग कितना, लगभग 51.50 के लग समथिंग मान सकते हो आप इसको कि इतनी क्या है, पुरुष जनसंख्या है, और महिला कितनी है, 58.75 करोड़, यानी कि 48.53% क्या है, महिला जनसंख्या। अब हम बात कर लेते हैं दशकीय वृद्धि दर की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या किसकी बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दशकीय वृद्धि दर। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी, ये रही थी 17.07%। अब आप इसमें कंफ्यूजन बहुत होते हो, तो इसको आप ध्यान रखना स्टार लगा के कि दशकीय वृद्धि दर तो है 17.7% और विश्व की कुल जनसंख्या का भाग है 17.5%। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुल साक्षरता दर। साक्षरता दर की हम बात करते हैं तो 73% हमारी साक्षरता दर थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सबसे अधिक साक्षर जिला, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, इस इन पॉइंटों के ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 73% क्या थी, कुल साक्षरता दर थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो मेल कितने थे इसके अंदर, यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो 80.9%, और इसी में महिला की कितनी थी, तो 64.6% महिला साक्षरता दर थी। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, हमारा जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर लेते हैं फटाफट से सेकंड स्लाइड के ऊपर, ये लास्ट स्लाइड आज की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लिंगानुपात की। सर्वाधिक लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जो तीर दिखाई दे रहा है, ये लिंगानुपात, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात है वो ऊपर की तरफ, और जो नीचे की तरफ एरो है इसका मतलब है कि सबसे कम लिंगानुपात है उसकी तरफ। तो सबसे पहले सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का है, और कितना ये संख्या बहुत एग्जामों में पूछी जाती है, 1024 है लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या 1024 है केरल के अंदर। और सबसे कम लिंगानुपात की यदि हम बात करते हैं तो यह है हरियाणा का, 889 महिलाएं कितने के ऊपर, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं, 889 महिलाएं, जो कि सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का भारत के अंदर। यदि हम यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी का, और सबसे कम लिंगानुपात है दमन दीव का। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व कितना था, तो जनसंख्या घनत्व था 382, ठीक है, व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर पर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यदि हम स्टेट की बात करते हैं तो यह है बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कौन है, बिहार के मतलब के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, कितना है ये आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की कितना है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 ही है। अब नेक्स्ट बात की यूटी की यदि हम बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये है दिल्ली का। ठीक है, कितना है 11,000 प्लस इनका क्या है जनसंख्या घनत्व, यानी 11,320 जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा, तो अंडमान निकोबार, मात्र कितना है 46 ही है। ठीक है, ध्यान रखने की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 17 है, और सबसे ज्यादा कितना बिहार का है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में। तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की, उसके बाद ये क्रम भी पूछा जाता है, फिर महाराष्ट्र की है, और उसके बाद किसकी है, बिहार की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ प्लस है, जो कि अब तो लगभग मेरे को लगता है कि 22-23 करोड़ हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो यह है सिक्किम की। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूटी के अंदर यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो यह है दिल्ली की है। ठीक है, और सबसे कम किसकी है, तो यह है लक्षद्वीप की है। हम बात करते हैं मेन, तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारत का राज्य कौन सा है, नागालैंड। ठीक है, यानी कि इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक थी, बढ़ने की बजाय घटी थी। तो माइनस कितनी, -0.6% क्या है नागालैंड की जनसंख्या है वृद्धि दर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो यह मेघालय है 29%। यानी कि पहले यदि 100 लोग थे तो अब 129 हो गया, यानी 29% क्या है मेघालय की क्या है जनसंख्या वृद्धि दर है। मेघालय की कितनी है 29% है, जो कि सबसे ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर में सर्वाधिक ऊपर हमेशा कौन रहता है, केरल रहता है। तो केरल की कितनी है 94%। सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक साक्षरता दर के साथ में केरल 1 नंबर के ऊपर है। और सबसे कम किसकी है, तो बिहार की है, मात्र 61.8% साक्षरता दर है बिहार की। और महिलाओं के अंदर भी सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम महिलाओं के अंदर भी सबसे कम बिहार की है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूटी की साक्षरता दर की। तो सर्वाधिक साक्षरता दर है लक्षद्वीप की, और सबसे कम साक्षरता दर है दादर नागर हवेली की। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या है यूपी के अंदर। यदि प्रतिशत के मामले में एससी जाति के लोगों की जनसंख्या देखते हैं तो प्रतिशत के मामले में यह पंजाब के अंदर है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, यानी कि जहां पर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि मतलब कि बोलते हैं ना ये एसटी जनजाति की जितनी भी है मतलब जो ज्यादा है वो कहाँ पर है, तो यह सबसे अधिक है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, अभी एसएससी में भी क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, तो ये सन 2000 के अंदर आई थी। और इसका लक्ष्य क्या है, जनसंख्या को स्थिर करना इसका लक्ष्य है। कब तक स्थिर करना इसका लक्ष्य है, तो 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के तहत। अब बात कर लेते हैं कुछ और 2-3 टॉपिकों के ऊपर या पॉइंटों के ऊपर। तो बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह थाने है। महाराष्ट्र का थाने जिला सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भी कम है, और यहाँ पे सबसे छोटा जिला भी है जनसंख्या के हिसाब से कितना है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश सबसे छोटा जिला है। और बात करें सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमेशा यूपी, लगभग 80 प्लस इसके अंदर जिले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। डी ग्रुप के ऊपर, स्पेशली डी ग्रुप के ऊपर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लाते रहेंगे और आपका रिवीजन करवाते रहेंगे। साथ में यदि कोई नया है तो उसके लिए ये जानकारी अच्छी होगी। धन्यवाद, आप सभी का कृपया चैनल सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लें।